हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। देखो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिकॉज नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिर्फ इसलिए रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस बुक में रिकॉर्ड करने हैं जो कि कन्वर्टेबल इनटू मनी है। क्लियर? मतलब जो आप मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो उनको तो आप बुक्स में रिकॉर्ड करो, पर जो मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते उनको आप बुक्स में रिकॉर्ड मत करो। तो ये कॉन्सेप्ट कौन सा है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स्ड एसेट? बिल्डिंग है। बिल्डिंग बेसिकली कैसा एसेट है? टैंजिबल फिक्स्ड एसेट है। प्लांट भी है। प्लांट टैंजिबल फिक्स्ड एसेट है। और टैंजिबल इंटैंजिबल में डिफरेंस हमने बताया हुआ है। टैंजिबल मतलब वो एसेट जिसको हम देख सकते हैं, सिंपली टच कर सकते हैं। बट इनटैंजिबल की अगर बात करें तो इनटैंजिबल मतलब जिसको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट आप उसको फील कर सकते हो। गुडविल इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट है। तो अगर देखा जाए तो ACD ये तीनों ही क्या है? हमारा फिक्स्ड एसेट। बट बैंक बैलेंस ये तो करंट एसेट है क्योंकि ये हर साल चेंज होगा। तो करेक्ट आंसर होगा बी, बैंक बैलेंस। नेक्स्ट, द बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू PL अकाउंट आर रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, बोथ A and B। बोथ A and B अबव। करेक्ट आंसर होगा डी, बोथ A and B अबव। अगर हम मैचिंग कॉन्सेप्ट की बात करें तो नो डाउट मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपने जितना भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया है बुक्स में, तो उससे रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं आप उसको भी बुक्स में दिखाओगे। तो ये तो हम PL अकाउंट में करते ही हैं कि क्रेडिट साइड रेवेन्यू दिखाते हैं और डेबिट साइड हम क्या दिखाते हैं? रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस होते हैं। अब देखो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट इसका करेक्ट आंसर कैसे है? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप रेवेन्यू को बुक्स में तब रिकॉग्नाइज करोगे जब उससे रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज चाहे तो डिलीवर हो जाए चाहे रेंडर्ड हो जाए। मतलब सिंपली ये चीज़ है कि यहाँ पे हम कौन सा सेल लेते हैं, यहाँ हम कैश सेल भी लेते हैं, क्रेडिट सेल भी लेते हैं, बस सेल होना चाहिए। दैट इज जिससे भी गुड्स रेवेन्यू जिस भी गुड से रिलेटेड है वो सेल हो जाना चाहिए, आइदर ऑन कैश और ऑन क्रेडिट, हम उसको बुक्स में रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। क्लियर? और यही रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता भी है कि आपको रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज करना है बुक्स में जब उससे रिलेटेड गुड्स डिलीवर्ड हो जाए या रेंडर्ड हो जाए। तो ऑप्शन ए भी करेक्ट होगा, बी भी करेक्ट होगा, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, under which of the following concepts are shareholders treated as creditors for the amount they paid on the shares they subscribe to? नो डाउट अगर हम कह रहे हैं शेयर होल्डर्स, तो शेयर होल्डर्स बेसिकली कौन होते हैं? कंपनी के ओनर्स। बट हम ओनर्स को एज क्रेडिटर्स तब ट्रीट करते हैं जब हम बात करते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की, क्योंकि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये कहता है कि आप ओनर को अलग रखो एंड बिजनेस को अलग रखो। क्लियर? हम यहाँ क्या मानते हैं कि बिजनेस और बिजनेस करने वाला ये दोनों अलग अलग लोग हैं, अलग अलग पर्सन हैं। इसीलिए आपने ओनर से जो भी फंड्स कलेक्ट किया होगा उसको हम कहाँ दिखाते हैं? लाइबिलिटी साइड। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चे होते हैं जिनका बेनिफिट आपको लॉन्ग रन में मिलता है, कई टाइम तक मिलता है। जैसे लेट्स से अगर हमारे पास एक असेट है, क्लियर, हमने असेट में कुछ चेंजेस कराया और इस चेंज की वजह से इसकी जो यूज़फुल लाइफ है वो 2 ईयर्स से बढ़ गई। तो नो डाउट इस असेट का बेनिफिट हमें अगले 2 साल तक मिलने वाला है। तो ये कैसा खर्चा हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। और सिंपली हमने हर एक एक्सपेंडिचर पे आइदर कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या हम बात करें कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, सबकी क्लास हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है जब हमने डिटेल डिस्कशन किया इन टॉपिक्स पे। तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब गिवन ऑप्शन देखते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम, ये हर साल का आपको पे करना होता है और इसका बेनिफिट इसलिए हर साल मिलता है। टैक्सेस एंड लीगल एक्सपेंसेस, ये भी आपको पर ईयर पे करना होता है। डिस्काउंट अलाउड। कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी, अगर आप इम्पोर्ट करा रहे हो मशीनरी की, मतलब मशीनरी बाहर से मंगवा रहे हो, उस पर आपको कस्टम ड्यूटी देना पड़ रहा है। तो कस्टम ड्यूटी किसका पार्ट हो जाएगा? इस मशीनरी की कॉस्ट का पार्ट बनेगा और ये जो मशीनरी है इसका बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलने वाला है। तो नो डाउट करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। Next, which of the following events are not recorded in the books of a business? Significant monetary events after the balance sheet date, ये रिकॉर्ड करते हैं। Death of a chief executive of the business, government investigations into the pricing policies of the business। अब देखो B और C क्योंकि कन्वर्टेबल इनटू मनी नहीं है तो क्या हम इनको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे? नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ B and C अबव। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ सैलरी इज रिकॉर्डेड बाय, अगर हम सैलरी की एंट्री करें तो सिंपली क्या होता है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, यही होता है एंट्री। तो ऑप्शन देख लेते हैं। डेबिटिंग सैलरी अकाउंट, क्रेडिटिंग कैश अकाउंट, डेबिटिंग कैश अकाउंट, क्रेडिटिंग सैलरी अकाउंट,
डेबिटिंग एम्प्लॉय अकाउंट, क्रेडिटिंग कैश अकाउंट, डेबिटिंग कैश अकाउंट, क्रेडिटिंग एम्प्लॉय अकाउंट। सिंपली देखो सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस में हम क्या रूल अप्लाई करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हमने सैलरी को डेबिट कर दिया, और कैश क्या हमारा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल हमने बताया था, डेबिट व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। तो हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश को हमने क्या किया, क्रेडिट किया। करेक्ट आंसर होगा ए, डेबिटिंग सैलरी अकाउंट, क्रेडिटिंग कैश अकाउंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स वुड कॉज अ चेंज इन ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी मतलब सिंपली क्या कह रहा है, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी है, तो इस कैपिटल में और ओनर्स इक्विटी में चेंज करने की बात कर रहा है। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, अब अगर आप बैंक लोन रीपे कर रहे हो तो आपका कैश डिक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, ओनर्स इक्विटी में कोई चेंज नहीं होगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स एंड अनप्रॉफिटेबल ऑपरेशंस। अब देखो अगर हम लोग बात करें पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स की, तो डिविडेंड हम कहाँ से पे करते हैं, अपने नेट प्रॉफिट से। मतलब अगर हमारे पास एक्सेस प्रॉफिट है, हमें लगता है कि उस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो कुछ प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, और कुछ को हम एज रिटेन्ड अर्निंग रख लेते हैं। तो ये किसको अफेक्ट करता है, ओनर्स इक्विटी को। नेक्स्ट हमसे कह रहा है सेल ऑफ लैंड ऑन क्रेडिट। अगर हम लैंड सेल करें तो नो डाउट हमारा असेट डिक्रीज होगा, और क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं तो लोन्स एंड एडवांसेस मान लो हमारा इंक्रीज हो जाएगा, तो इससे क्या अफेक्ट होगा, असेट अफेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट, परचेज ऑफ असेट्स एंड इनकरेंस ऑफ लाइबिलिटीज। सिंपली पॉइंट डी में भी क्या है कि असेट और लाइबिलिटी अफेक्ट हो रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ओनर्स इक्विटी कहाँ चेंज होगा, जब हम डिविडेंड का पेमेंट करेंगे और अनप्रॉफिटेबल ऑपरेशंस करेंगे तब। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेट। इस स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है, भले ये करंट असेट है बट है। गुडविल भी है, गुडविल हमारा इनटेंजिबल फिक्स्ड असेट है। एंड अकाउंट्स रिसीवेबल, जिसमें डेटर्स भी आते हैं और बिल्स रिसीवेबल भी आता है, तो ये हमारा क्या है, करंट असेट। बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, ये हमारा असेट नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, द पीरियोडिकल टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑन रिसीट साइड ऑफ अ ट्रिपल कॉलम कैश बुक इज रिकॉर्डेड टू द। अब देखो अगर हम लोग ट्रिपल कॉलम कैश बुक की बात करें तो नो डाउट कैश भी आता है, बैंक भी आता है, एज वेल एज डिस्काउंट भी आता है। बट डिस्काउंट कॉलम को ना हम हमेशा टोटल करते हैं, कभी भी उसको कहीं ट्रांसफर नहीं करते। सिंपली क्यों, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं डेबिट के डिस्काउंट की तो ये डिस्काउंट अलाउड है क्योंकि ये एक्सपेंस हो गया, और अगर क्रेडिट के डिस्काउंट की बात करें तो ये हमारे लिए क्या है, इनकम है, दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड। क्लियर। अब क्योंकि हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि द पीरियोडिकल टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑन रिसीट साइड, रिसीट साइड मतलब डेबिट साइड की बात कर रहा है, दैट इज हम किसकी बात करें, डिस्काउंट अलाउड की, जो हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, मतलब हमारे खर्चे की, एक्सपेंस की। तो ये सिंपली कहाँ जाएगा, तो देखो क्योंकि ये सिंपली क्या है, डिस्काउंट अलाउड है, दैट इज हमारा खर्चा है। डिस्काउंट अलाउ हमने किसको किया होगा, डेटर्स को किया होगा। क्लियर। तो सिंपली हम लोग डिस्काउंट अकाउंट अगर बनाए तो हम क्या दिखाते हैं, डिस्काउंट अकाउंट टू डेटर्स, मतलब ये जो टोटल हम लोग दिखाते हैं इसी तरीके से दिखाते हैं कि ये डेटर्स को हमने इतना डिस्काउंट अलाउ किया है, तो ये कहाँ जाएगा, डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट कॉलम। तो करेक्ट आंसर होगा सी, डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट अकाउंट। नेक्स्ट, which of the following statement is correct? The trial balance shows the profit earned by the concern during a period. ट्रायल बैलेंस कभी भी प्रॉफिट शो नहीं करता बल्कि ट्रेडिंग एंड पीएल शो करता है प्रॉफिट। द ट्रायल बैलेंस शोज ओनली द बैलेंसेस ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। नो, वो बैलेंस शीट में शो होता है असेट्स एंड लायबिलिटीज का बैलेंसेस। द ट्रायल बैलेंस शोज ओनली नॉमिनल अकाउंट बैलेंसेस। नो, ट्रायल बैलेंस की बात करें तो ये सबका बैलेंस दिखाता है, चाहे वो रियल अकाउंट हो, चाहे वो नॉमिनल अकाउंट हो, चाहे वो पर्सनल अकाउंट हो। एंड लास्ट पॉइंट बोल रहा है द ट्रायल बैलेंस इज नो स्टैट्यूटरी इंपॉर्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लॉ। येस करेक्ट, अगर ट्रायल बैलेंस की बात करें तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको ट्रायल बैलेंस बनाना ही बनाना है। मतलब लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें हम लोग क्योंकि सिर्फ बैलेंसेस शो करते हैं सारे अकाउंट्स का, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, ₹5101 received from M but credited to S account. This is an error of। आपको क्रेडिट कहाँ करना था, M में, और आपने क्रेडिट किसको कर दिया, S को। तो सिंपली ये क्या कर रहे हो, रॉन्ग पोस्टिंग कर रहे हो इन रॉन्ग अकाउंट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एरर ऑफ कमीशन। हमने सारे टाइप्स ऑफ एरर्स पे डिस्कशन किया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। नेक्स्ट, लीगेसी आर जर्नली कैपिटलाइज्ड। लीगेसी का मतलब सिंपली क्या है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को किसी ने विल में ये लिखा था कि हमारे डेथ के बाद हमारी पूरी प्रॉपर्टी इस पर्टिकुलर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम हम करके जा रहे हैं। तो ये लीगेसी हमेशा कहाँ दिखाई जाएगी, कैपिटलाइज्ड होगी। अच्छा, हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे भी पूरा डिटेल डिस्कशन किया है जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। सिंपली देखो इक्वेशन क्या होता है, इक्विटी प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट।
तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है, ओनर्स इक्विटी प्लस आउटसाइडर्स लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट। सेकेंड इक्वेशन देखो, असेट माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी, तो कैपिटल इधर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। सी देखो, असेट प्लस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी, तो अगर आप कैपिटल लायबिलिटी से माइनस करोगे तो क्या इक्वेशन करेक्ट आएगा? नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी अबव। नेक्स्ट, a book wherein various accounts are opened is called subsidiary books, journal, ledger, trial balance। करेक्ट आंसर होगा लेजर, क्योंकि हमने बोला है कि अलग अलग अकाउंट्स हम कहाँ ओपन करते हैं? लेजर में। नेक्स्ट, बैंक रिकन्सिलिएशन इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर टू रिकनसाइल ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, बैंक अकाउंट, कैश एज पर कैश बुक विद बैंक बैलेंस एज पर बैंक पासबुक। BRS अगर हम बात करें तो ये हम लोग एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि रिकनसाइल करता है कैश को एज पर कैश बुक विद बैंक बैलेंस एज पर बैंक पासबुक। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा डी, मतलब हमने जो कैश बुक में लिखा है और जो बैंक की पासबुक में है हम उसको मैच करते हैं, और ये बेसिकली रिकनसाइल कैसे होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है आपने चेक इशू किया है या चेक डिपॉजिट हुआ है, उसकी एंट्री हो सकता है बैंक ने नहीं की हो या हो सकता है आपने नहीं की हो, तो उसका रिकनसिलेशन कैसे होता है? विद हेल्प ऑफ BRS। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन? स्ट्रेट लाइन मेथड है, WDV मेथड भी है, सम ऑफ डिजिट्स मेथड भी है, बट डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू मेथड ये कोई डेप्रिसिएशन का मेथड नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, बैड डेट्स रिकवर्ड इज, अगर बैड डेट रिकवर हुआ तो ये क्या होगा? हमारे लिए इनकम होगी, और अगर इनकम होगी तो हम इसको कहाँ दिखाएंगे? PL में क्रेडिट साइड, तो करेक्ट आंसर होगा ए, क्रेडिटेड टू PL अकाउंट। नेक्स्ट, sundry debtors as per trial balance is rupees 43,000, which includes rupees 2,200 due from H in respect of goods sent to him on approval basis, the cost price of which is rupees 1,800। Rectification would involve, अब देखो ये चीज़ कह रहा है कि sundry debtors as per trial balance कितना दिख रहा है? 43,000, बट इस 43,000 में आपने 2,200 रुपीज़ किस चीज़ का इंक्लूड किया है? ड्यू फ्रॉम H इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स सेंड टू हिम ऑन अप्रूवल बेसिस। अब देखो, अप्रूवल बेसिस पे अगर आपने गुड्स भेजा है तो जब तक अप्रूवल नहीं मिल जाती तब तक हम उसको सेल नहीं मानते हैं। क्लियर? और अभी उसने कोई भी अप्रूवल तो दी नहीं है, फिर भी हमने क्या किया? अपने डेटर्स को इंक्रीज कर लिया, अपने सेल्स को इंक्रीज कर लिया, क्योंकि डेटर्स में 2,200 दिखाया, इसका मतलब सेल्स भी 2200 से बढ़ करके दिख रहा होगा। एंड देखो आगे क्या लिखा है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ विच इज रुपीज़ 1,800, और हमने क्लोजिंग स्टॉक में से 1,800 लेस कर दिया होगा। क्यों? क्योंकि हम इसको एज सेल्स ट्रीट करें, बट क्या ये सेल्स की तरह ट्रीट होगा? नहीं। अगर अप्रूवल बेसिस पे है तो जब तक ये कंफर्म नहीं कर देते हैं H कि इन्होंने गुड्स परचेज किया, तब तक आप उसको सेल की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे? डेटर्स एंड सेल में से इस 2200 को लेस कर दो, एंड अपने क्लोजिंग स्टॉक को आप 1800 से बढ़ा दो। आप ये नहीं मान सकते कि ये सेल है। क्लियर? तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी, एडिंग रुपीज़ 1,800 टू क्लोजिंग स्टॉक एंड डिडक्टिंग रुपीज़ 2,200 ईच फ्रॉम डेटर्स एंड सेल्स। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अपीयर इन द PL अकाउंट ऑफ अ बिजनेस? सबसे पहला ये ऑप्शन करेक्ट है, ड्राइंग्स, क्योंकि अगर ड्राइंग्स की बात करें तो ये कहाँ आता है? बैलेंस शीट में आता है, वो भी कहाँ? कैपिटल में। क्लियर? बैड डेट्स ये हम डेबिट करते हैं। अक्रूड एक्सपेंसेस ये भी खर्चों में क्या करते हैं? ऐड करते हैं। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसको हम क्रेडिट करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने रिजर्व बनाया, प्रोविजन बनाया है डिस्काउंट ऑन सन्ड्री क्रेडिटर्स के लिए, तो ये हमारी काइंड ऑफ इनकम है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स? अकोमोडेशन बिल्स आर ड्रॉन फॉर द बेनिफिट ऑफ ड्रॉवर ओनली। नो, अकोमोडेशन बिल हमेशा बोथ पार्टीज के लिए रेलेवेंट होता है, या कह लो बेनिफिट में होता है, इसीलिए अकोमोडेशन बिल ड्रॉ किया जाता है, क्योंकि दोनों पार्टी को एक दूसरे से हेल्प चाहिए होती है। तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। बिल सेंट फॉर कलेक्शन इज एन एसेट, ये करेक्ट है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के नॉट बी ड्रॉन ऑन अ बैंकर। नो, अगर हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो ये बैंकर पे भी ड्रॉ किया जा सकता है। इसका मतलब ए और सी इनकरेक्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा डी, बोथ ए एंड सी अबव। Next, when a bills receivable is endorsed by the drawer, what entry is passed by the drawee? अब देखो, अगर ड्रॉअर ने बिल इंडोर्स किया है तो क्या ड्रॉई अपनी बुक्स में कोई एंट्री करेगा? नहीं, ड्रॉई को अपनी बुक्स में कोई एंट्री नहीं करनी होती है। करेक्ट आंसर होगा डी, नो एंट्री एट ऑल। नेक्स्ट, लॉस ऑन जॉइंट वेंचर इज क्रेडिटेड टू PL अकाउंट,
डेबिटेड टू को वेंचर्स कैपिटल अकाउंट। अगर लॉस है तो को वेंचर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा और अगर प्रॉफिट होता तो हम क्रेडिट करते। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज अकाउंट्स आर नॉट ओपनड इन अ जॉइंट वेंचर? स्टॉक रिजर्व, जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट, को वेंचर्स, पर्सनल अकाउंट। करेक्ट आंसर होगा ए, स्टॉक रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट, एएस डैश रिप्लेस्ड AS8। AS8 को किसने रिप्लेस किया है? 26 ने। तो करेक्ट आंसर होगा डी 26। एंड AS6 की बात करें तो इसको रिप्लेस किया गया है बाई AS10। नेक्स्ट, on 1st January 2013, X paid rupees 1,20,000 being rent up to 31st 12 2013. If the accounts are closed on 31st March 2012, ये 31st March 2013 होगा, रुपीज़ 90,000 विल बी शोन एज। अब देखो आपने 1st जनवरी को पेमेंट किया है 1,20,000 का, और ये रेंट आपने कब तक के लिए पे किया है? अप टू 31st दिसंबर, मतलब पूरे 12 महीने के लिए आपने पे किया है। तो हर एक महीने का आपने कितना खर्चा किया? 10,000। आगे क्वेश्चन में कह रहा है अगर मान लो अकाउंट्स 31st मार्च को ही क्लोज हो जाए, मतलब 3 महीने का, तो करंट ईयर से रिलेटेड है। बट बाकी जो 90,000 है क्या वो करंट ईयर से रिलेटेड है? नहीं, वो नेक्स्ट ईयर के लिए है। और जो नेक्स्ट ईयर के लिए आपने खर्चा किया वो क्या माना जाएगा? प्रीपेड रेंट और एक्सपेंसेस। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, the capital of a non-profit organization is generally known as equity, accumulated fund, finance reserve और cash fund। करेक्ट आंसर होगा बी, accumulated fund। चाहे आप कैपिटल फंड के नाम से दिखाओ, चाहे आप accumulated fund के नाम से दिखाओ, तो करेक्ट आंसर होगा बी, accumulated fund। accumulated fund के नाम से क्यों दिखाया जाता है, इसको हमने अपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट क्लास में डिटेल डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट, लॉस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट इज बॉन्ड बाय। अगर लॉस ऑफ गुड्स हो रहा है किसमें? ट्रांजिट में, रास्ते में, तो इसको बॉन्ड करना पड़ता है बाय कंसाइनर। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस इज शोन इन। देखो अगर विद इन ट्रायल बैलेंस है तो नो डाउट इसकी एक ही एंट्री होगी, और वो कहाँ होगी? बैलेंस शीट में। तो करेक्ट आंसर होगा सी, बैलेंस शीट ओनली। और ये माना जाता है ना कि ट्रेडिंग में इसलिए नहीं दिखाएंगे क्योंकि इसको ऑलरेडी परचेजेस में एडजस्ट किया जा चुका होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, TDS दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अपीयर्स इन द बैलेंस शीट। अब इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसको हम लोग कहाँ शो करते हैं बैलेंस शीट में। तो सब इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, और बहुत जल्दी हम इसका आंसर अपलोड कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो देखो ये नेक्स्ट 30 MCQs थे रिलेटेड टू अकाउंटेंसी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखो यहाँ हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ही बात की है। हम बहुत जल्दी डिटेल डिस्कशन क्लासेस भी अपलोड करेंगे जहां हम डिस्कशन करेंगे कुछ रेलेवेंट पॉइंट्स पे, सो दैट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो बहुत ही ईजिली MCQs अटेम्प्ट कर पाओगे। हमने आपको टेलीग्राम लिंक भी दी हुई है जहां पर हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको रिक्वायरमेंट है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नोट्स की, या आप चाहते हो कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन करें, तो आप वो चीज़ मेंशन कर सकते हो, सो दैट हम उसकी क्लास अपने चैनल पे अपलोड कर पाएँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट आपको आगे की क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइमली मिल पाए। एंड अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।